बेहद उमस। मन की गहरी से गहरी परत में एक अजीब सी बेचैनी। नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही। नीम की डालियां खामोश है। बिजली के प्रकाश में उनकी छायाएं मकानों, खरपैलों, बारजों और गलियों में सहमी खड़ी है। मेरे अर्धसुप्त मन में असंबद्ध स्वप्न विचारों का सिलसिला। स्वर्ग का फाटक। रूप, रेखा, रंग, आकार कुछ नहीं जैसा अनुमान कर ले। अति यथार्थवादी कविताएं जिनका अर्थ कुछ नहीं जैसा अनुमान कर ले। फाटक पर रामधन बाहर बैठा है। अंदर जमुना श्वेत वसना, शांत गंभीर। उसकी विशृंखल वासना, उसका वैद्य पुरवैन के पत्तों पर पड़ी ओस की तरह बिखर चुका है। वह वैसी ही है जैसी तन्ना को प्रथम बार मिली थी। फाटक पर घोड़े की नाले जड़ी है। एक दो असंख्य दूर धुंधले क्षितिज से एक पतला धुएं की रेखा सा रास्ता चला आ रहा है। उस पर कोई दो चीज़ें रेंग रही हैं। रास्ता रह रह कर कांप उठता है जैसे तार का पुल। बादलों में एक टॉर्च जल उठती है। राह पर तन्ना चले जा रहे हैं। आगे आगे तन्ना कटे पाँवों से घिसलते हुए पीछे पीछे उनकी कटी टांगें लड़खड़ाती चली आ रही है। टांगों पर आरएमएस के रजिस्टर लदे हैं। फाटक पर पाँव रुक जाते हैं। फाटक खुल जाते हैं। तन्ना फाइल उठाकर अंदर चले जाते हैं। दोनों पाँव बाहर छूट जाते हैं। बिस्तुइया की कटी हुई पूँछ की तरह छटपटाते हैं। कोई बच्चा हो रहा है। वह तन्ना का बच्चा है। दबे हुए सिर, दबे हुए स्वर। यूनियन, एसएमआर, एमआरएस, आरएमएम, यूनियन। दोनों कटे हुए पाँव वापस चल पड़ते हैं। धुएं का रास्ता तार के पुल की तरह कांपता है। दूर किसी स्टेशन से कोई डाक गाड़ी छूटती है। चौथी दोपहर। मालवा की युरानी देवसेना की कहानी। आंख लग जाने के थोड़ी देर बाद सहसा उमस चीरते हुए हवा का एक झोंका आया और फिर तो इतने तेज झकोरे आने लगी कि नीम की शाखें झूम उठी। थोड़ी देर में तारों का एक काला पर्दा छा गया। हवाएं अपने साथ बादल ले आई थी। सुबह हम लोग बहुत देर तक सोए क्योंकि हवा चल रही थी और धूप का कोई सवाल नहीं था। पता नहीं देर तक सोने का नतीजा हो या बादलों का, क्योंकि कालिदास ने भी कहा है रम्यानि वीक्ष्य मधुरांसच। पर मेरा मन बहुत उदास सा था और मैं लेटकर कोई किताब पढ़ने लगा। शायद स्कंदगुप्त, जिसमें अंत में नायिका देवसेना राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाती है और घुटने टेक कर विदा मांगती है। इस जीवन के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा, और उसके बाद अनंत विरह के साथ पर्दा गिर जाता है। उसको पढ़ने से मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो मानिक मुल्ला के यहाँ ही चले जाए। मैं पहुँचा तो देखा मानिक मुल्ला चुपचाप बैठे खिड़की की राह बादलों की ओर देख रहे हैं और कुर्सी से लटकाए हुए दोनों पाँव धीरे धीरे हिला रहे हैं। मैं समझ गया कि मानिक मुल्ला के मन में कोई बहुत पुरानी व्यथा जाग गई है, क्योंकि ये लक्षण उसी बीमारी के होते हैं। ऐसी हालात में साधारणतया मानिक जैसे लोगों की दो प्रतिक्रियाएं होती है। अगर कोई उनसे भावुकता की बात करे तो वे फ़ौरन उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, पर जब वह चुप हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद वैसी ही बातें छेड़ देंगे। यही मानिक ने भी किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है तो वे हंसे, और मैंने जब कहा कि कल रात के सपने ने मेरे मन पर बहुत असर डाला है तो वे और भी हंसे और बोले उस सपने से तो दो ही बातें मालूम होती है। क्या? मैंने पूछा। पहली तो यह कि तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है। दूसरे यह कि तुमने डांटे की डिवाइन कॉमेडिया पढ़ी है, जिसमें नायक को स्वर्ग में नायिका मिलती है और उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। पर मैंने झेंप कर यह स्वीकार किया कि दोनों बातें बिल्कुल सच है। तो फिर वे चुप हो गए और उसी तरह खिड़की की राह बादलों की ओर देखकर पाँव हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद बोले पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो बादलों को देखकर वैसा लगता है जैसे उस घर को देखकर लगता है जिसमें हमने अपनी हंसी खुशी से बचपन बिताया हो और जिसे छोड़कर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हो, भूल कर फिर उसी मकान के सामने बरसों बाद आ पहुँचे हो।
जब मैंने स्वीकार किया कि मेरे मन में भी यही भावना होती है तो और भी उत्साह में भरकर बोले, देखो, अगर ज़िंदगी में फूल ना होते, बादल ना होते, पवित्रता ना होती, प्रकाश ना होता, सिर्फ अंधेरा होता, तो की कीचड़ होता, गंदगी होती, तो कितना अच्छा होता। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। कभी अंतःकरण में किसी तरह की छटपटाहट ना होती। लेकिन बड़ा अभागा होता है वह दिन जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी रोशनी की प्यास उसमें मर नहीं पाती, उसे तड़पाती रहती है। वह अंधेरे से समझौता कर ले पर उसे चैन कभी नहीं मिलती। मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत था, पर लिख चाहे थोड़ा बहुत लूँ, मुझे उन दिनों अच्छी हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं था। अतः उनकी उदासी से सहमति प्रकट करने के लिए मैं चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा, बिल्कुल उन्हीं की तरह मुंह लटकाए हुए बादलों की ओर देखता रहा और नीचे पांव झुलाता रहा। मानिक मुल्ला कहते गए, अब यही प्रेम की बात लो। यह सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है, लेकिन मैंने जो जोश में कह दिया था कि प्रेम आर्थिक निर्भरता का ही दूसरा नाम है, यह केवल आंशिक सत्य है। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्यार। यहाँ मानिक मुल्ला रुक गए और मेरी ओर देखकर बोले, क्षमा करना, तुम्हारी अभ्यस्त शैली में कहूँ तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्यार आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य के संगीत को जगा देता है, हम में अजब सी पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है, आदि आदि। लेकिन क्या, मैंने पूछा। लेकिन हम सब परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठ बंधनों में इस तरह से कसे हुए हैं कि उसे सामाजिक स्तर ग्रहण नहीं करा पाते, उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाते और बाद में अपनी कायरता और व्यवस्थाओं पर सुनहरा पानी फेरकर उसे चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इस रूमानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत यह है कि वह कच्चे मकान का प्यार होता है। उसमें सपने, इंद्रधनुष और फूल तो काफ़ी मिकदार होते हैं, पर वह साहस और परिपक्वता नहीं होती जो इन सपनों और फूलों को स्वास्थ्य सामाजिक संबंध में बदल सके। नतीजा यह होता है कि थोड़े दिन बाद यह सब मन से उसी तरह गायब हो जाता है जैसे बादल की छाँव। आखिर हम हवा में तो नहीं रहते, और जो भी भावना हमारे सामाजिक जीवन की खाद नहीं बन पाती, जिंदगी उसे झाड़ झंखाड़ की तरह उखाड़ फेंकती है। ओंकार, श्याम और प्रकाश भी अब तक आ गए थे और हम सब लोग मन ही मन इंतज़ार कर रहे थे कि मानिक मुल्ला कब अपनी कहानी शुरू करें। पर उनकी खोई सी मन स्थिति देखकर हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में मानिक मुल्ला खुद हम लोगों के मन की बात समझ गए और सहसा अपने दीवा स्वप्नों की दुनिया से लौटते हुए फीकी हंसी हंसकर बोले, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आ जाती है। अजब थी वह लड़की। इसके बाद मानिक मुल्ला ने जब कहानी प्रारंभ की तभी मैंने टोका और उनको याद दिलाई कि उनकी कहानी में समय का विस्तार इतना सीमाहीन था कि घटनाओं का क्रम बहुत तेज़ी से चलता गया और वे विवरण में इतनी तेज़ी से चले कि व्यक्तिक मनोविश्लेषण और मनस्थिति निरूपण पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। मानिक मुल्ला ने पिछली कहानी की इस कमी को स्वीकार किया, लेकिन लगता है अंदर अंदर उन्हें कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने चिढ़कर बहुत कड़वे स्वर में कहा, अच्छा लो, आज की कहानी का घटनाकाल केवल 24 घंटे में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई सन 1900 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक। और उसके बाद उन्होंने कहानी प्रारंभ की। कहानी कहने के पहले मुझसे बोले, शैली में तुम्हारी झलक आ जाए तो क्षमा करना। खिड़की पर झूलते हुए जॉर्जेट के हवा से भी हल्के पर्दों को चूमते हुए शाम के सूरज की उदास पीली किरणों ने झांक कर उस लड़की को देखा जो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसकी रूखी अलकें खारे आंसू से धुले गालों को छूकर सिहर उठती थी। चंपे की कलियों सी उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप उठने वाला उसका सोजनूह सा तन,
उसके गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से होंठ और कमरे का उदास वातावरण, पता नहीं कौन सा वह दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रह कर उसके व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थी। थोड़ी देर बाद वह उठी। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की फालसाई छां थी जो सूझ गई थी। उसकी चाल हंस की थी, पर ऐसे हंस की जो मानसरोवर से ना जाने कितने दिनों तक के लिए विदा ले रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और लगा जैसे हवाओं में केसर के डोरे बिखर गए हो। वह उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। हवाओं से जॉर्जेट के पर्दे उठकर उसे गुदगुदा जाते थे, अभी कानों के पास, कभी होठों के पास, कभी खैर। बाहर सूरज की आखिरी किरणें नीम और पीपल के शिखरों पर सुनहली उदासी बिखेर रही थी। क्षितिज के पास एक गहरी जामुनी परत जमी थी जिस पर गुलाब बिखरे हुए थे, और उसके बाद हल्की पीली आंधी की आभा लहरा रही थी। आंधी आने वाली है बेटी, चलो खाना खा लो, माँ ने दरवाज़ा पर से कहा। लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। माँ कुछ नहीं बोली, इसरार भी नहीं किया। माँ की अकेली लड़की थी, घर भर में माँ और बेटी ही थी। बेटी तो समझो तो बेटा समझो। बेटी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, चली गई। लड़की सूनी सूनी आंखों से चुपचाप जामुनी रंग के घिरते हुए बादलों को देखती रही और उन पर धधकते हुए गुलाबों को और उन पर घिरती हुई आंधी को। सामने धुंधलके की सुरमई दुपट्टा ओढ़ लिया। वह चुपचाप वहीं बैठी रही, बेले की बनी हुई कला प्रतिमा की तरह। निगाहों में रह रहकर नरगिस उदास और लजीली नरगिस झूम जाती थी। कहिए जनाब, मानिक ने प्रवेश किया तो वह उठी और चुपचाप लाइट ऑन कर दी। मानिक मुल्ला ने उसके खिन्न मन स्थिति, उसका अश्रुसिक्त मौन देखा तो रुक गए और गंभीर होकर बोले, क्या हुआ लिली? लिली कुछ नहीं, लड़की ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा, मगर आंखें डबडबा आई और वह मानिक मुल्ला के पाँव के पास बैठ गई। मानिक ने उसके बूंदों में उलझी हुई सूखी लट को सुलझाते हुए कहा, तो नहीं बताओगी? हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात? नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, आज से छिपाने लगी हो। नहीं, कोई बात नहीं, सच मानो। लड़की ने, जिसका नाम लीला था, लिली नाम से पुकारी जाती थी, मानिक की कमीज के कांच के बटन खोलते हुए बंद करते हुए कहा, अच्छा मत बताओ, हम भी अब तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। मानिक ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा। तो चले कहाँ? वह मानिक के कंधे पर झुक गई। बताती तो हूँ। तो बताओ। लिली थोड़ा झेंप गई और फिर उसने मानिक की हथेली अपनी सूजी पलकों पर रखकर कहा, हुआ ऐसा कि आज देवदास देखने गए थे, कम्मो भी साथ थी। खैर उसकी समझ में आई नहीं, मुझे पता नहीं कैसा लगने लगा। मानिक, क्या होगा बताओ? अभी तो एक दिन तुम नहीं आते तो ना खाना अच्छा लगता है ना पढ़ना, फिर महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाएंगे। सच, वैसे चाहे जितना हंसते रहो बोलते रहो, पर जहाँ इस बात का ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है। मानिक कुछ नहीं बोले। उनके आंखों में करुणा व्यथा झलक आई और चुपचाप बैठे रहे। आंधी आ गई थी और मेज के नीचे सिनेमा के 2 आधे फटे हुए टिकट आंधी की वजह से तमाम कमरे में घायल तितलियों के जोड़े की तरह इधर उधर उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। मानिक के पांव पर टप से एक गर्म आंसू चू पड़ा तो उन्होंने चौंक कर देखा, लिली की पलकों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर लिली को पास खींच लिया और उसे सामने बिठाकर उसके 2 नन्हे उजले कबूतरों जैसे पाँवों पर उंगली से धारियाँ खींचते हुए बोले, छी, अब सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता। यह सब कमजोरी है, मन का मोह है और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए मोह नहीं रहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावना नहीं रही। अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाएं।
एक दूसरे को बल दे, प्रकाश दे, प्रेरणा दे। और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारी इस पवित्रता को छीन नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तमाम जीवन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जिन परिस्थितियों में भी रहूँगा तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा। और तुम में इतनी अस्थिरता क्यों आ रही है? इसका मतलब यह है कि पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है कि तुम्हें वह आस्था नहीं दे पा रहा हूँ। लिली ने आंसू डूबी निगाहें उठाई और कायरता से मानिक की ओर देखा, जिसका अर्थ था, ऐसा ना कहो, मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। पर लिली ने यह शब्दों में नहीं कहा, निगाहों से कह दिया। मानिक ने धीरे से उसी के आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए, बोले, जाओ मुंह धो आओ, चलो। लिली मुंह धोकर आ गई। मानिक बैठे हुए रेडियो की सुई इस तरह घुमा रहे थे कि कभी झम से दिल्ली बज उठता था, कभी लखनऊ की दो एक अस्फुट संगीत लहरी सुनाई पड़ जाती थी, कभी नागपुर, कभी कलकत्ता। इलाहाबाद में सौभाग्य से अब तक रेडियो स्टेशन था ही नहीं। लिली चुपचाप बैठी रही। फिर उठकर उसने रेडियो ऑफ कर दिया और आकुल आग्रह भरे स्वर में बोली, मानिक कुछ बात करो, मन बहुत घबरा रहा है। मानिक हंसे और बोले, अच्छा आओ बात करें, पर हमारी लिली जितनी अच्छी बात कर लेती है उतनी मैं थोड़े ही कर पाता हूँ। लेकिन खैर, तो तुम्हारी कम्मों की समझ में तस्वीर नहीं आई? कम्मो बड़ी कुंदजेहन है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि सब काम में टांग अड़ाए। तुम्हारी जमुना से तो अच्छी ही हैं। जमुना के जिक्र पर मानिक को हंसी आ गई और फिर आग्रह से, बेहद दुलार और बेहद नशे से लिली की ओर देखते हुए बोले, लिली तुम्हें स्कंदगुप्त ख़त्म कर डाली? हाँ, कैसी लगी? लिली ने सिर हिलाकर बताया कि बहुत अच्छी लगी। मानिक ने धीरे से लिली का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी रेखाओं पर अपने कांपते हुए हाथ को रखकर बोले, मैं चाहता हूँ मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना थी। वो लिली वैसे ही बनेगी ना? किसी मानवोपरी देवताओं के संगीत से मुग्ध भोली हिरनी की तरह लिली एक क्षण मानिक की ओर देखा और उनकी हथेलियों में मुंह छुपा लिया। वाह, उधर देखो लिली। मानिक ने दोनों हाथों से लिली का मुंह कमल के फूल की तरह उठाते हुए कहा। बाहर गली की बिजली पता नहीं क्यों जल रही थी, लेकिन रह रहकर बैंगनी रंग की बिजलियां चमक जाती थी और लंबी पतली गली, दोनों ओर के पक्के मकान, उनके खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बारजे, उदास छतें, उन बैंगनी बिजलियों में जाने कैसे जादू, कैसे रहस्यमय से लग रहे थे। बिजली चमकते ही अंधेरा चीरकर वे खिड़की से दिख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते, और इस बीच के क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की रोशनी लपलपाती रहती। बारजों के कोरों से पानी की धारें गिरती रहती, खंभे और बिजली के तार कांपते रहते और हवाओं में बूंदे की झालरें लहलहाती रहती। सारा वातावरण जैसे बिजली के एक क्षीण आघात से कांप रहा था, डोल रहा था। एक तेज झोंका आया और खिड़की के पास खड़ी लिली बौछार से भीग गई और भौहें से, माथे से बींदे पोंछती हुई हटी तो मानिक बोले, लिली वहीं खड़ी रहो, खिड़की के पास। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बूंदे मत पोंछो। और लिली, एक लट तुम्हारी भीग कर झूल आई है, कितनी अच्छी लग रही है। लिली कभी चुपचाप लजाती हुई खिड़की के बाहर, कभी लजाती हुई अंदर मानिक की ओर देखती हुई बौछार में खड़ी रही। जब बिजलियाँ चमकती तो ऐसा लगता जैसे प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नील कमल। पहले माथा भीगा। लिली ने पूछा, हटे? मानिक बोले, नहीं। माथे से पानी गर्दन पर आया, बूंदें उसके गले में पड़ी, सुनहली मटर माला को चूमती हुई नीचे उतरने लगी। वह सिहर उठी। सर्दी लग रही है? मानिक ने पूछा। एक अजब से अल्हड़ आत्मसमर्पण के स्वर में लिली बोली, नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन तुम बड़े पागल हो। हूँ तो नहीं, कभी कभी हो जाता हूँ। लिली, एक अंग्रेजी की कविता है, अ लिली गर्ल नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड स्पेन। एक फूल सी लड़की जो इस दुनिया के दुख दर्द के लिए नहीं बनी। लिली, यह कविता तुम्हें जानता था क्या? लिली,
तुम्हारा नाम तक लिख दिया है। हमें तो ज़रूर जानता था। तुम्हें भी एक नई बात रोज़ सूझती रहती है। नहीं, देखो, उसने यहाँ तक तो लिखा है, एंड लॉन्गिंग आइज ऑफ वर्ल्ड विद स्लम्बर्स टीयर्स लाइक ब्लूएस्ट वाटर्स सोन थ्रू मिस्टर्स ऑफ रेन। लालसा भरी निगाहें उनींदे आंसुओं से आच्छादित, जैसे पानी की बौछार से धुंधली दिखने वाली नील झील। सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास मानिक के पास आ गिरी। 2 पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती रही और लिली सहमी हुई गौरैया की तरह मानिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही। फिर उसने आंखें खोली और झुककर मानिक के पाँवों पर 2 गर्म होंठ रख दिए। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी। सिर्फ छज्जों पर खपरेलों से टप टप कर बूंदें चू रही थी। हल्के हल्के बादल अंधेरे में उड़े जा रहे थे। सुबह लिली जगी, लेकिन नहीं, जागी नहीं। लिली को रात भर नींद आई नहीं थी। उसे पता नहीं कब माँ ने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया, कब उसने उसे पलंग पर लिटाया। उसे सिर्फ इतना याद है कि रात भर वह पता नहीं किसके पाँव पर सिर रख कर रोती रही। तकिया आंसुओं से भीग गया था, आंखें सूज गई थी। कब सुबह ही आ गई थी। आज लिली को जेवर पहनाया जाने वाला था। शाम को 7 बजे लोग आने वाले थे। सास तो थी ही नहीं, ससुर आने वाले थे और कम्मो, जो लिली की घनिष्ठ मित्र थी, पर उस घर को सजाने का पूरा भार था और लिली थी कि कम्मो के कंधे पर सिर रखकर इस तरह बिलखती थी कि कुछ पूछो मत। कम्मो बड़ी यथार्थवादिनी, बड़ी ही अभावुक लड़की थी। उसने इतनी सहेलियों की शादियां होते देखी थी, पर लिली की तरह बिना बात के बिलख बिलख कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, वरना 4 बड़ी बूढ़ियाँ कहने लगती है कि देखो आजकल की लड़कियाँ हया शर्म धो के पी गई है, कैसी ऊँट सी गर्दन उठाए ससुराल चली जा रही है। अरे हम लोग थे कि रोते रोते भोर हो गई थी, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया था तो बैठे थे। एक ये है आदि। लेकिन इस तरह से रोने का क्या फ़ायदा है, और वह भी तब जब माँ या लोग सामने ना हो। सामने रोए तो एक बात भी है। बहरहाल कम्मो बिगड़ती रही और लिली के आंसू थमते ही ना थे। कम्मो ने काम बहुत जल्दी ही निपटा लिया, लेकिन वह घर में कह आई थी कि जब दिन भर वही रहेगी। कम्मो ठहरी घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की। उसे ख्याल आया कि उसे एलनगंज जाना है, वहाँ से अपनी कढ़ाई की किताबें वगैरह वापस लानी है। और फिर उसे एक क्षण चैन नहीं पड़ा। उसने लिली की माँ से पूछा। जल्दी से लिली को मार पीट कर ज़बरदस्ती तैयार किया और दोनों सखियाँ चल पड़ी। बादल छाए हुए थे और बहुत ही सुहावना मौसम था। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा था, जिनमें चिड़ियाँ नहा रही थी। एलनगंज में अपना काम निपटाकर दोनों पैदल टहलने चल दी। थोड़ी ही दूर आगे बांध था, जिसके नीचे एक पुरानी रेल की लाइन लग गई थी और अब बंद पड़ी थी। लाइनों के बीच में घास उगाई थी और बारिश के बाद घास में लाल हीरो की तरह जगमगाती हुई बीरबहुटियाँ रेंग रही थी। दोनों सखियाँ वहीं बैठ गई। एक बीरबहुटी रह रह कर उस जंग खाए हुए लोहे की लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और एक बार बार फिसल कर गिर जाती थी। लिली थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली, कम्मो रानी, अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। कहाँ ये घूमना फिरना, कहाँ तुम। कम्मो, जो एक घास की डंठल चबा रही थी, तमक कर बोली, देखो लिली घोड़ी, मेरे सामने ये आंसू ढरकाने से कोई फ़ायदा नहीं, समझी। हमें यह सब चोचला अच्छा नहीं लगता। दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा होकर ब्याह करती है, एक तुम अनोखी पैदा हुई हो क्या। और ब्याह के पहले सभी ये कहती है, ब्याह के बाद भूल भी जाओगी कि कम्मो कमबख्त किस खेत की मूली थी। लिली कुछ नहीं बोली, खिसियानी सी हंसी हंस दी। दोनों सखियां आगे चली। धीरे धीरे लिली बीरबहुटियाँ बटोरने लगी।
सहसा कम्मो ने उसे एक झाड़ी के पास पड़ी सांप की केंचुली दिखाई। फिर दोनों एक बहुत बड़े अमरूद के बाग के पास आई और 2-3 बरसाती अमरूद तोड़कर खाए जो काफ़ी बकटे थे। और अंत में पुरानी कब्रों और खेतों में से होती हुई वे एक बहुत बड़े से पोखरे के पास आई जहाँ धोबियों के पत्थर लगे हुए थे। केंचुली, बिरबहोटी, अमरूद और हलियानी ने लिली के मन को एक अजीब सी राहत दी और रो रो कर थके हुए उसके मन ने उल्लास की एक करवट ली। उसने चप्पल उतार दी और भीगी हुई घास पर टहलने लगी। थोड़ी देर में लिली बिल्कुल दूसरी ही लिली थी, हंसी की तरंगों पर धूप की तरह जगमगाने वाली। और शाम को 5 बजे जब दोनों घर लौटी तो उनके खिलखिलाहट से मोहल्ला हिल उठा और लिली को बहुत कसकर भूख लगाई थी। दिन भर घूमने से लिली को इतनी ज़ोर की भूख लगाई थी कि आते ही उसने माँ से नाश्ता मांगा। और जब अपने आप अलमारी से निकालने लगी तो माँ ने टोक कर कि खुद खा जाएगी तो तेरे ससुर क्या खाएंगे, तो हंस के बोली, अरे उन्हें मैं बचा खुचा अपने हाथ से खिला दूंगी, पहले चख तो लूँ, नहीं बदनामी हो बाद में। इतने में मालूम हुआ वे लोग आ गए तो झट से वह नाश्ता आधा छोड़कर अंदर गई। कम्मो ने उसे साड़ी पहनाई, उसे सजाया संवारा, लेकिन उसे भूख इतनी लगी थी कि उन लोगों के सामने जाने से पहले वह फिर बैठ गई और खाने लगी। यहाँ तक कि कम्मो ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से तस्तरी हटा ली और उसे खींच ले गई। दिन भर खुली हवा में घूमने से और पेट भरकर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी छाई थी वह बिल्कुल गायब हो गई थी। और उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई और पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जलजला शुरू हुआ था वह दूसरे दिन शाम को शांत हो गया। इतना कहकर मानिक मुल्ला बोले, और प्यारे बंधुओं, देखा तुम लोगों ने, खुली हवा में घूमने और सूर्यास्त से पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत हो जाती है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? खाओ, बदन बनाओ। हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फ़ोटो की ओर देखते हुए एक स्वर में कहा। लेकिन मानिक मुल्ला ओंकार से पूछा, यह आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे, क्यों जानते थे, कौन थी वह लड़की? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं कहानी का घटनास्थल भी 24 घंटे रखूं और उसमें आपको सारा महाभारत और इंसाइक्लोपीडिया भी सुनाऊं? मैं कैसे जानता था, इससे आपको क्या मतलब? हाँ, यह मैं आपको ज़रूर बता दूं कि यह लड़की वही लड़की थी जिसका ब्याह तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेश्वर दलाल उसे देखने आने वाले थे।